आज 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन होगा। लोकसभा में पीएम मोदी का विदाई भाषण होगा। शाम 5 बजे लोकसभा में पीएम मोदी का विदाई भाषण। पीएम मोदी आज करेंगे विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को संबोधित। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। हल्द्वानी हिंसा में 6 की मौत। अवैध मदरसा गिराने के बाद हुआ बवाल। आज हट सकता है कर्फ्यू। इंडिया का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से करेगा मुलाकात। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन। सदन में बजट पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे चर्चा। अखिलेश यादव रहेंगे मौजूद। समय से पहले समाप्त हो सकती है राहुल की यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का 10 दिन का घटाया समय। 20 के बजाय 10 मार्च तक समाप्त होगी यात्रा। बरेली में जुमे के दिन हुए उपद्रव के मामले पर बड़ा एक्शन। बारादरी थाने में 2 मुकदमे दर्ज। दोनों मुकदमों में करीब 100 अज्ञातों के खिलाफ एफआईआर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कुछ ही देर में भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कुछ ही देर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया है आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। तो वहीं यूपी विधानसभा बजट सत्र का 8वां दिन आज। सदन में बजट पर की जाएगी चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे बजट पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे बजट पर चर्चा। सदन में बजट पर की जाएगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बजट पर चर्चा। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव भी रहेंगे मौजूद। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन आज। सदन में बजट पर की जाएगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बजट पर चर्चा। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पर चर्चा करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गांव से निकल करके बगल के कस्बे में अपना आज 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन होगा। लोकसभा में पीएम मोदी का विदाई भाषण होगा और 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन, जिसमें शाम 5 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा विदाई भाषण। सत्रहवीं लोकसभा का आखिरी दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का भी लोकसभा में आज आखिरी दिन है, जिसमें शाम 5 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री का विदाई भाषण होगा। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां आज 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा विदाई भाषण। आज 17वीं लोकसभा का होगा आखिरी दिन। शाम 5 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा विदाई भाषण। दिल्ली के नजफगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी, 2 युवकों की गोली मारकर हत्या से मचा हड़कंप। सैलून की दुकान में घुसकर मारी गई गोली।
सोनू और आशीष की गोली मारकर की गई हत्या। 2 युवकों की गोली मारकर की गई हत्या से मचा हड़कंप। सैलून की दुकान में घुसकर मारी गई गोली। सोनू और आशीष की गोली मारकर की गई हत्या। दिल्ली के नजफगढ़ में डबल मर्डर से फैली सनसनी। दिल्ली के नजफगढ़ में 2 युवकों की गोली मारकर की गई हत्या से इलाके में मचा हुआ है हड़कंप। सैलून की दुकान में दोनों युवकों की गोली मारकर हत्या की गई है। सीधे रुक कर लेते हैं लोकसभा की कार्यवाही का, जहां पर बागपत से बीजेपी के नेता सत्यपाल सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। राम एक विरासत है, राम एक सभ्यता है, राम एक शास्त्र है और राम एक मोक्ष भी है। ये भारत के भाग्य आकाश में राम सर्वत्र है, राम सब जगह है। भारत में भगवान राम के नाम पर कई राम सिंह हैं, कई रामचंद्र है के हमारे दक्षिण भारत में जाकर के कहीं वो रामाना बन जाते हैं, कब बन जाते हैं, कहीं वो रामचंद्र बन जाते हैं। उनके नाम पर कहीं रामपुर होता है, कहीं रामागुंडम स्थापित होता है, कहीं रामेश्वरम बन जाता है। हम जो है घट घट में वासी है, रोम रोम में वासी है। और इसलिए बड़े में जब हम लोग बात करते हैं, मुझे लगता है भगवान राम का व्यक्तित्व इतना विशाल है, उसकी भारत और केवल मात्र भारत की भौगोलिक सीमाएं में नहीं, सीमाएं तोड़ करके चाहे इंडोनेशिया हो, जावा हो, मलेशिया हो, दुनिया के पता नहीं कितने देशों में करके स्थापित हो गया। इसलिए सत्य सनातन और शाश्वत इसको भगवान को मानते हैं। और इसलिए मैं कुछ बातें जो है भगवान राम के मंदिर बनने से पहले बातें मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि भगवान राम हमारे जो के हिसाब से, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, क्योंकि उनके बारे में सबसे ज्यादा जानने का अगर है प्रामाणिक स्रोत है तो उसको हम वाल्मीकि रामायण कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण के हिसाब इतना हमारे जितने पूर्वजों ने हमारी किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, उनके त्रेता 24वें त्रेता में पैदा हुई। और 24वें त्रेता मैं इस बात के लिए भी इस सम्मान्य सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। 2007 के अंदर जब रामेश्वरम बीच में राम सेतु के निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार हुआ, उस समय की जो सरकार थी, उस समय की कांग्रेस सरकार ने उनके संस्कृति मंत्री उच्चतम न्यायालय में जाकर के एक शपथ पत्र दिया और शपथ पत्र कि भगवान राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुए, राम जो एक वाल्मीकि रामायण ने कहा है, ओहो धर्म है ततो राम है, यतो राम है ततो धर्म है, जहाँ राम है वहाँ धर्म है। साथ में भगवान व्यास ने ये भी कहा था, धर्मो रक्षित है, धर्मो हतो हंतु।
जहाँ जो धर्म का हाना करता है, धर्म की हत्या करता है, उनकी हत्या, और जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा होती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस समय राम को नकारा, भगवान राम को नकारा, आज उनकी ये स्थिति है। आज इसलिए देश के अंदर जो है मैं चेक कर लूंगा, उस समय मैं चेक कर लूंगा। क्योंकि भगवान राम की अस्तित्व को नकारना, भगवान राम के अस्तित्व को नकारना, संस्कृति को नकारना था, अपनी सभ्यता को नकारना था, अपनी विचारना था। और इसलिए जो है मैं इस बात को कई बार इसको कहता हूं कि उस समय मैंने एक लेख लिखा था। जो लोग ये कहते कि भगवान पर पैदा नहीं हुआ, उस समय मैंने 20 सवाल लिखे थे। और दुनिया में जो अपने को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो पुरातत्ववादी कहते हैं, जो ये कहते हम कभी पैदा नहीं हुआ, उनके सामने मैंने चैलेंज किया था, इन सवालों का जवाब दो, इस सवाल का जवाब दो कि भगवान राम इस धरती पर पैदा नहीं हुए। लेकिन सौभाग्य की कितने लगभग 15 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर किसी भी इतिहासकार ने आज तक मेरे उसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, प्रूविंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ लॉर्ड राम। ये रीडिंग में उसमें पब्लिश किया था कि उसके एक भी राम त्रेता युग के अंदर पैदा हुए। भगवान राम ने जो हमारे सामने स्थित किया, भगवान राम ने जिस प्रकार से राम राज्य की जिस प्रकार से स्थापना, इस राम राज्य के बारे में आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी आजाद भारत में जो राज्य होगा, आजाद भारत में राम राज्य की विशेषता क्या थी? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि दैविक भौतिक तापा राम राज कहू नहीं व्यापा। उस अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी, किसी भी प्रकार के रोग नहीं थे, परस्पर प्रीति, सब प्रेम, लोग जो आपस में प्रेम से रहते थे। चले स्वधर्म श्रुति नीति, वेद की आज्ञा के आधार पर उनके आदर्श को उसमें चलते थे, और वही रावना के लिए। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से राम मंदिर की बात, ये सब लोगों को इतिहास का करके मैं बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से इतिहास के अंदर हुआ, वहां पर अयोध्या के अंदर ये सब लोग मानते हैं भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। आप लोग, मैं राम मान रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र हैं अधीर रंजन चौधरी जी, और अपने नाम के हिसाब से कभी कभी अधीर हो जाते हैं, लेकिन राम के नाम पर तो उनको अधीर और धैर्य के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान राम धैर्य की प्रतिमूर्ति थे, कि साकार मूर्ति थे। जिस राम मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस राम मंदिर की मैं वो केवल राम मंदिर जो है कंक्रीट और पत्थरों का मंदिर नहीं है, वो इस देश और लोगों की आस्था का मूर्त रूप है। वो हमारे जो है करोड़ों लोगों की ऊर्जा का साकार रूप है, ऊर्जा के वो साकार रूप। तो राम मंदिर के जब कालक्रम की मैं बात करता हूँ कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर, धन राम का मंदिर तोड़ा गया, भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया। लोग कहते हैं वहां पर बाबर पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर 1526 में दिल्ली के बादशाह जो बाबर बन गए, उस समय वहां पर जाकर के अयोध्या के उनके एक वो थे, उनके सेनापति थे मीर बाकी 1528 वहां जाकर को राम मंदिर को तोड़ा, और राम मंदिर को तोड़ा। वहां पर एक उनका शेख बयाजीद नाम का एकल, जिसको हम गवर्नर कहते हैं, उसने दिल्ली के बादशाह के खिलाफ वहां पर विद्रोह किया। उसको दबाने के लिए मीर बाकी को वहां पर भेजा गया था। और ये इतिहास इस बात का गवाह है, इस बात का गवाह है कि वहां पर मंदिर था। ये ASI ने, आर्कियोलॉजिकल इंडिया ने, कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां पर जिस प्रकार से सर्वे किया, 2000 प्रकार से सर्वे हुआ। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि 1528 से जब तक राम मंदिर वहां पर पुनः बना, जब उसने की तोड़ी गई, उसी दिन से इस देश के लाखों करोड़ों लोग भी निर्णय किया था कि पुनः हम वहीं पर राम मंदिर बनाएंगे। और इसलिए
पिछले लगभग पांव का जो इतिहास रहा, 500 वर्षों का इतना लंबा संघर्ष का इतिहास किसी ने हिसाब लगाया है कि उसमें राम मंदिर के उस वहां पर जो संघर्ष चले उसमें लगभग 1,74,000 लोग उसके अंदर मारे गए बड़े। लेकिन कभी हम लोग रुके नहीं, कभी हम लोग थमे नहीं, कभी ये देश की जनता जो है कभी जो झुकी नहीं, क्योंकि ये राम मंदिर के का तोड़ना केवल राम मंदिर को तोड़ना नहीं, देश की चेतना के ऊपर, इस सामूहिक चेतना के ऊपर, इस देश की विरासत पर आक्रमण था और हल्ला था। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि संघर्ष चलता रहा और 1855 से जब से 1855 में वहां पर जो है एक चबूतरे का निर्माण हुआ, 1934 में दंगे हुए, मैं ज्यादा लंबा उसमें नहीं जाना चाहता हूं। 1949 के 1923 दिसंबर के मध्य भाग में वहाँ रामलीला की जो मूर्ति एक साइड में मस्जिद में उनके मध्य भाग में रखी गई। 1950 आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवानी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, वह माई कंट्री माई लाइफ का पूरा उसने डिटेल दिया है। धर्म यात्रा सितंबर 1984 शुरू हुई, एक प्रकार से एक जन आंदोलन शुरू हुआ। बिहार के सीतामढ़ी से लेकर के अयोध्या तक ये यात्रा निकाली गई। 1986 के अंदर 1986 में महाशिवरात्रि के दिन कि वहां पर जो है उसके जो इस प्रकार है कि वहां पर जो ताले लगा दिए तो 1950 के बाद कि वहां पर जो उसको जो दोबारा खोले जाएं या ताले तोड़े जाएं, जो लेकिन यूपी गवर्नमेंट उसमें की उत्तर प्रदेश वो कोर्ट में जाकर गया, लेकिन कोर्ट ने उनको परमिशन नहीं दी। लेकिन हाई कोर्ट ने जब परमिशन दिया, फरीदाबाद में जाकर के कुंभ के अंदर 1 फरवरी 1980 लगभग 1 लाख साधु और संत हमारे जो है प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर जो, और उन लोगों ने तब रामशिला करके उनका जो है पूजन कर अयोध्या में ले जाया जाएगा और वहां पर जाकर के जिस प्रकार से दोबारा राम ना चाहिए ये निर्णय किया गया। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया कि उन्होंने भी इस देश की अस्मिता के ऊपर का प्रश्न है, हम सब लोगों के सबके सम्मान का प्रश्न है। और इसलिए 1980 जिस प्रकार से हमारी विश्व हिंदू परिषद ने अपनी यात्रा के अडवाणी जी ने 25 सितंबर और जो सोमनाथ से की जो है यात्रा जो है उस समय शुरू की। और आप सब लोगों को मालूम है वो करोड़ों लोग ये नारा लगाते थे कि कसम हम जय श्री राम कहते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं। और आप सब लोगों को मालूम है कि अडवाणी जी जो समस्तीपुर बिहार में की थी और उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी। जब ये तय हुआ कि अक्टूबर के अंदर 30 अक्टूबर तय हुआ था कि हम लोग 30 अक्टूबर 1992 में जाकर के अन्यास करेंगे, तो उस समय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, अरे आदमियों सेवकों की बात तो क्या है, एक चिड़िया भी अयोध्या के अंदर जो अंदर पर में जिस प्रकार से हमारे 50 कार सेवक मारे गए, गोली का निशाना बने, आज इस सदन के अंदर उन सबको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। इसके साथ साथ उन जो लोग मारे गए उन सबको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। जैसे मैं आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कहा था ये पहली बार मुझे लगता है एक न्यायिक इतिहास में जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर एक भगवान राम एक जो आदमी के रूप में जिसको भारतीय जो हमारे उसके अंदर उनको जो है डिसेबल्ड पर्सन या दिव्यांग जो उनके परिभाषा पर राम को भगवान राम को रामलला को उनके विराजमान किया गया। और वादी के आधार पर जिस प्रकार से के परशुराम जी ने नंगोट के अंदर खड़े होकर के 92 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने कभी कुर्सी पर नहीं बैठा, उन्होंने उस कोर्ट को चलाया। जैसे मैंने कहा
कि 9 नवंबर 2019 के अंदर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि वहाँ भगवान राम का मंदिर बने। और भगवान राम, आप सब लोगों को मालूम है कि भगवान राम का मंदिर बन करके जिस प्रकार 22 जनवरी को उसके राम लला के वहां पर जो है उनकी मैं इसलिए कभी कभी काल कभी खंड आते हैं, कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं समाज के अंदर, ऐसे युग पुरुष पैदा होते हैं जिनको आने वाला समय याद रखेगा। और जैसे किसी शायर ने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी मुश्किल से होता है, चमन में दीदा उसी का प्रतीक बन गए थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार के एक स्तंभ अर्थव्यवस्था विरासत में मिलने के बावजूद यूपीए ने देश की अर्थव्यवस्था को कैसे गैर निष्पादित अर्थव्यवस्था में बदल दिया, इसकी जानकारी इस श्वेत पत्र में मिलती है। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कार्यभार संभाला, तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए का अनुमान 16% था और अब जब उन्होंने पद छोड़ा तब यह 7.8% था। सितंबर 2013 में यह अनुमान सरकारी बैंकों के कमर्शियल लोन निर्णय में यूपीए सरकार द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण 12.3% चढ़ गया था। 2014 में बैंकिंग संकट बहुत बड़ा था। 2004 में सरकारी क्षेत्रों के बैंक द्वारा सकल अग्रिम केवल 6.6 लाख करोड़ रुपए था, जबकि मार्च 2012 में यह 39.0 लाख करोड़ रुपए था। यूपी की सरकार के दौरान देश की जो बदहाल आर्थिक स्थिति थी उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं उस वक्त की सरकार का नेतृत्व कर रहे लोग थे, पीएम से लेकर सुपर पीएम तक। तब जो प्रधानमंत्री थे उनको कोई प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं था और उस सरकार में सबके सब मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री समझते थे, जो सुपर पीएम के आदेश पर काम करते थे। परिणाम यह हुआ कि घोटाले पर घोटाले होते रहे, प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हुए आंख मूंदे बैठे रहे। देश ने उस वक्त 2G घोटाला देखा, कोयला घोटाला देखा, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला देखा, सत्यम घोटाला देखा, ट्रक घोटाला देखा, कॉमनवेल्थ खेलों में जिस प्रकार से घोटाला हुआ वो देखा, कैश फॉर वोट का घोटाला देखा, आदर्श घोटाला देखा, शारदा चिट फंड घोटाला देखा, आईएनएक्स मीडिया मामला देख, एयरसेल मैक्सिस घोटाला देखा, एक्ट्रिक्स देवास घोटाला देखा, लैंड फॉर जॉब घोटाला देखा और 15 घोटाला कांग्रेस की यूपी सरकार के दौरान 2004 से 14 तक के कालखंड में हुए। और हमारी सरकार आने के बाद 2014 के बाद साथ ही लोगों को अच्छे लगने वाले निर्णयों की जगह एक ऐसे निर्णय लिए गए जो लोगों के लिए अच्छे हों। हमने इसका प्रतिफल भी देखा। हमने देखा शौचालय बनाने से देश की जीडीपी बढ़ सकती है, लोगों के लिए घर बनाने से देश की जीडीपी बढ़ सकती है, घर में बिजली पानी गैस का कनेक्शन आयुष्मान कार्ड देने से देश की आर्थिक विकास दर में इजाफा हो रहा है। तब देश ने 2G घोटाला देखा। अब हमारे पास सबसे कम दरों पर 4G के तहत आबादी का व्यापक कवरेज है और 2023 में दुनिया में 5G का सबसे तेज रोल आउट है। उक्त वक्त हमारे पास नीति पक्षघात था, बुनियादी ढांचा प्राथमिकता में नहीं था। अब निवेश विकास रोजगार
उद्यमता और बचत के पुण्य चक्र के पहिए, जिससे अधिक निवेश और उत्पादकता हो शुरू हो गया। यूपीए शासन में भारत के दोहरे अंक में मुद्रास्फीति थी। अब मुद्रास्फीति को 5% से थोड़ा अधिक पर लाया गया है। तब हमारी अर्थव्यवस्था ट्रिबिल बैलेंस शीट समस्या का सामना कर रही थी। अब हमने अर्थव्यवस्था को कंपनियों के साथ बैंकिंग क्षेत्र में ट्विन बैलेंस शीट लाभ में बदल दिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक कर लेते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार की जो नीति है पद्म पुरस्कारों के बारे में, हम लोग संजीदगी के साथ हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ परिवारों को या विशिष्ट जनों को सम्मानित करने की योजना भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नहीं है। आप पिछले 10 वर्षों में जिन लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, आप उनका पूरा असेसमेंट करोगे तो निश्चित रूप से जिनका समाज में योगदान है, जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, हम उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है उस नीतिगत आधार पर निर्णय होते हैं। काशीराम जी ने समाज के लिए बहुत योगदान किया है, लेकिन जैसी परिस्थिति सरकार को निर्णय करना होता है, उसके एक पैरामीटर होते हैं, उसी आधार पर निर्णय होते हैं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन पा रहे थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अतिरिक्त जानकारी दी। और बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पर स्कूल बस और ट्रक की हुई आमने सामने की भिड़ंत। बस और ट्रक की हुई आमने सामने की भिड़ंत, खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। स्कूल बस और ट्रक के आमने सामने भिड़ंत हुई है और ये जानकारी सामने आ रही है। सड़क हादसे की वजह बताया जा रहा है घना कोहरा। ग्रामीणों की मदद से बच्चों को कराया गया भर्ती। अनूप शहर और अलीगढ़ रोड पर जिरौली गांव के पास हुआ हादसा। घना कोहरा बताया जा रहा है सड़क हादसे की वजह। इस हादसे में आधा दर्जन छात्र छात्राएं गंभीर रूप से हुए घायल। ग्रामीणों की मदद से बच्चों को कराया गया है भर्ती। तो अनूप शहर क्षेत्र के गांव जिरौली के पास हुआ सड़क हादसा, जिसमें स्कूल बस और ट्रक की हुई जोरदार टक्कर। स्कूल बस और ट्रक की हुई आमने सामने की भिड़ंत। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से यह सड़क हादसा हुआ। वहीं ग्रामीणों की मदद से स्कूली बच्चों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हादसे में आधा दर्जन छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। अनूप शहर क्षेत्र के गांव जिरौली के पास हुआ सड़क हादसा, जहां पर स्कूल बस और ट्रक में हुई आमने सामने की भिड़ंत। स्कूल बस और ट्रक की हुई आमने सामने की भिड़ंत, खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। अनूप शहर अलीगढ़ रोड के पर जिरौली गांव के पास हुआ हादसा। घना कोहरा बताया जा रहा है सड़क हादसे की वजह। हादसे में आधा दर्जन छात्र छात्राएं गंभीर रूप से हुए घायल। ग्रामीणों की मदद से घायल बच्चों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। अनूप शहर अलीगढ़ रोड पर लगाया गया लंबा जाम। इस हादसे की वजह से लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और उसके बाद ग्रामीणों की मदद से घायल बच्चों को पास के ही चिकित्सालय ले गए, जहां पर इलाज कराया गया। बताया जा रहा है कि कई छात्र छात्राएं इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
सीधा रुक कर लेते हैं राज्यसभा का, जहां पर जयंत चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। रुक कर लेते हैं राज्यसभा का। Will complete after he completes. Sorry, nothing will go on record. Jayant Chaudhary, please. सभापति जी, नहीं सुन, आज मैं I have given सम्मानित प्रमोद जी, माननीय it will not go on record. सांसदों के इस कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूं। आपने मेरी ही नहीं, देश की भावनाओं को व्यक्त किया सभापति जी, भाषण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट सेंटर में हम बटे रहेंगे तो इस देश के जो असली धरती पुत्र थे, सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि देश में जितने महान नेता आए ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया है, सीखा है, प्रेरणाएं ली हैं। गांधीयन सिंप्लिसिटी को अपना असूल बना के उन्होंने जी, महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज को अपना उनकी मूल हिस्सा और चरित्र का हिस्सा रहा। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, नैतिक, उनके चारित्रिक गुणों को उन्होंने अपने अंदर समाया। सदन के माननीय सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, राजनीतिक पहचान खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की खेती और किसानी और कामगार से जुड़ी हुई है। राजनीतिक विषय के जैसे इंदिरा गांधी जी में एक करिश्माई शक्ति थी आकर्षित करने की, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से गांव-गांव से लोग चले आते थे। ये भी मानता हूं 10 साल में विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर से, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच पे प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह। सभापति जी, नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे। कुछ अंदर भ्रम है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, हम मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जाटों के नेता सिर्फ किसानों की वकालत करते थे। ऐसा नहीं, वो विचारक थे और उनके जो टेरेंस जे बायर्स, जो प्रोफेसर थे ओरिएंटल कॉलेज लंदन स्कूल में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, उन्होंने किताब लिखी है 2 to 87 एन असेसमेंट। मैं उससे कोट करना चाहूंगा सर, have incisive intelligence and he undoubtedly applied it to a continual problems in Uttar Pradesh. Judgment on whether he was, of course, turns to one definition of intellectual. My judgment on the most rigorous definition, Charan Singh was clearly an intellectual and not only most unusual one. जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी से है, मैं मानता हूं उससे 2 बड़े काम हो जाते हैं। एक, चौधरी साहब की लेगेसी को हम दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज, देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र, उनके अंदर आशा पैदा की है। गांव में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिज्ञासा और भावना आपने पैदा की। अर्थशास्त्री और मुख्य धारा में जो लोग नीति निर्धारक हैं, आपने दोबारा चौधरी चरण सिंह को आप स्टडी कीजिए, अपने स्टडी में शामिल कीजिए, अपने अनुसंधान में शामिल कीजिए। दूसरा बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया, भारत रत्न देकर हौसला बढ़ाया। मैं मानता हूं कि एक महज पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान है। मानता हूं कि आज की जो जीवन समस्या देश के सामने और चुनौतियां हैं, किसानों की समस्या है, कर उनका हल नहीं निकलता,
लेकिन आने वाले सालों में झोपड़पट्टी जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, भारत रहा है, तो मैं भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हूं। हासिल भी है। मैं तो चाहता था कि क्योंकि चौधरी साहब एक पार्टी की नहीं है, मैं अपील करता हूं कि उनके लंबे राजनीतिक में जो भी शक्तियां उनके साथ आई, जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद, उनकी इस लेगेसी का हिस्सा वो भी हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है। सियासत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको फर्रुखाबाद से बता दें, जहां पर स्वाति मिश्रा का मेला राम नगरिया में हुआ कार्यक्रम। स्वाति मिश्रा के भजन कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़। स्वाति मिश्रा के भजन कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़। भगवान राम के भजनों पर मंत्रमुग्ध दिखे लोग। स्वाति मिश्रा ने मेला श्री राम नगरिया पंडाल में दी प्रस्तुति। भगवान राम के भजनों पर मंत्रमुग्ध दिखे लोग। स्वाति मिश्रा ने मेला श्री राम नगरिया पंडाल में दी प्रस्तुति। मैम फर्रुखाबाद आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैम फर्रुखाबाद राम के नाम की नगरी है, फर्रुखाबाद आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और इस नगरी में आके, इस जगह पे आके राम जी का अगर भजन गाऊं तो और मजा आएगा। भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, आपने राम नाम के कई भजन गाए हैं, क्या कहना चाहती हैं? बस एक राम भक्त को, एक लड़की को जैसा लगना चाहिए वैसा ही लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली पूरे देश को बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी। वही खबर अलीगढ़ से बता दें, जहां पर 6 वर्षीय बच्चे की गला घोंटकर की गई हत्या। शराबी पड़ोसी युवक ने वारदात को दिया अंजाम। खेत में ले जाकर की गई गला दबाकर हत्या। पुलिस जांच में जुटी। कोड़ियागंज इलाके की यह घटना बताई जा रही है। 6 वर्षीय बच्चे की गला घोंटकर की गई हत्या। खबर अलीगढ़ से, जहां पर शराबी पड़ोसी युवक ने वारदात को दिया अंजाम। खेत में ले जाकर की गई गला दबाकर हत्या। पुलिस जांच में जुटी। कोड़ियागंज इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक 6 वर्षीय बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई। कराना चाहती हूँ कि दिनांक 7 फरवरी 2024 को थाना अकराबाद कौड़ियागंज क्षेत्र से एक 6 वर्षीय बालक की गुमशुदगी की सूचना थी। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना अकराबाद में अभियोग पंजीकृत कर टीमें गठित कर तलाश शुरू की गई। संदिग्धों की पूछताछ में एक व्यक्ति प्रकाश में आया, जिसने यह बताया कि उसने बच्चे को मार करके शव को खेत में फेंक दिया है। व्यक्ति की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार दोनों बाइक सवारों की हुई मौत। और माघ मेला रामनगरिया देखकर वापस लौट रहे थे बाइक सवार दोनों युवकों की हुई मौत। माघ मेला रामनगरिया देखकर लौट रहे थे वापस। थाना अमृतपुर के हरसिंहपुर का मामला बताया जा रहा है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर हुई मौत। माघ मेला रामनगरिया देखकर वापस लौट रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ और बाइक सवार लोगों की मौत हो गई। थाना अमृतपुर के हरसिंहपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली
ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।